Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be discussing a very important long question from romantic poetry. रोमांटिक पोइट्री को डिस्कस करते हुए हमें फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री का भी पता होना चाहिए और आज की वीडियो का टॉपिक यही है। जब आप रोमांटिक पोइट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो डिफरेंट पोइट्स पर क्वेश्चन आता है, पोइम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन आ जाती है और एक क्वेश्चन फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री पर भी आ सकता है एज अ लॉन्ग। उसके अलावा शॉर्ट में भी डिफरेंट जो फीचर्स हैं रोमांटिक पोइट्री का उनके बारे में जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहे कि व्हाट इज़ मेलनचोली, तो मेलनचोली इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, जिसके बारे में अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ होगा तो आपको जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, सबसे पहले तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रोमांटिक पोइट्री में पाए जाते हैं। उसके बाद हम इनकी डिटेल की तरफ जाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्जेक्टिविटी, देन इज़ मेलनचोली, उसके बाद है इमेजिनेशन, देन इज़ लव ऑफ नेचर, उसके बाद हमारे पास है सुपरनेचुरलिज्म, उसके बाद आइडियलिज्म, देन इज़ ग्रीक रेफरेंसेस एंड द लास्ट वन इज़ एस्केपिज्म। अब हम इनको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है दैट इज़ एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या होता है? एस्केपिज्म का मतलब होता है एक फरारियत या किसी चीज़ से फरार हासिल करना। ठीक है, जब आप कोई किसी चीज़ से फरार हासिल करते हो तो उसको जो है एस्केपिज्म कहा जाता है। अब रोमांटिक पोइट्री का एक फीचर है एस्केपिज्म, और उसमें क्या है कि जो भी रोमांटिक पोइट्स थे वो जब वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में जाते थे तो दे यूज टू गो इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और वो जो उनकी ज़िंदगी के अंदर हार्श रियलिटीज़ थी, बिटर रियलिटीज़ थी, अप्स एंड डाउन्स थे, उनको जो है थोड़ी देर के लिए जो है वो भूल जाते थे और दे एस्केप्ड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। ठीक है, उस वक्त जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, कुछ उसके वजह से जो है पोइट जो है ज़ाहिर है वैसे भी आमतौर पर जो कुछ सोसाइटी में चल रहा होता है एक ले मैन की निस्बत एक पोइट जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है उससे, तो उनकी जितनी भी हार्श रियलिटीज़ थी उन सब से वो जो है वो एस्केप हासिल कर लेते थे कुछ टाइम के लिए बाय गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन विच वाज बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। ठीक है, इस दुनिया से परे एक दुनिया थी जो कि बहुत अच्छी दुनिया है, जिसके अंदर कोई जो है हार्श रियलिटीज़ नहीं है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, कोई वरीज नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उस वर्ल्ड में जब पोइट जाता है तो वहाँ पर उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में वो जाकर जो है उसको सुकून मिलता है, और दूसरा ये है कि वो अपने ग्रेट वर्क्स को भी उसी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में, उसी वर्ल्ड ऑफ एस्केपिज्म में जाकर जो है वो प्रोड्यूस करने के काबिल होता है। जी, द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीक रेफरेंसेस। कुछ जो हमारे पास रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें हमें ये नज़र आता है कि वो ग्रीक रेफरेंसेस को जो है वो यूज़ करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं हेलेनिज्म। ग्रीक रेफरेंसेस यहाँ लिखने का मतलब ये था ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हेलेनिज्म इज़ यूजिंग द ग्रीक रेफरेंसेस इन द पोइट्री। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हेलेनिज्म कहा जाता है। और क्या है कि जिस तरह कीट्स है, कीट्स ने जो है एक पोइम लिखी ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो वो जो उसकी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है वो बेसिकली एक यूनानी कलश पर लिखी गई है, एक यूनानी जो वास है उस पर लिखी गई है। ठीक है, और वो जो अर्न था, वो जो ग्रेशियन अर्न था, उसको लंदन के एक म्यूज़ियम में जो है वो हमारा जो पोइट है कीट्स उसने देखा और वो उसको इतना पसंद आया कि उसने उसके ऊपर जो है वो पोइट्री कर दी। उस पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, जिस तरह उसके ऊपर एक ट्री के नीचे एक शख्स बैठकर जो है ही वॉज प्लेइंग द पाइप। उसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज़ था जो कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स के पीछे जो है वो भाग रहा था। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है वो उसके ऊपर जो है वो बनी हुई थी, खुदी हुई थी, और उनको देखकर उन्हीं पर जो है वो पोइट ने जो है वो पोइट्री कर दी, एक ओड लिख दी, क्योंकि उसको वो जो ग्रेशियन आन था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी तरह शैले ने अपनी डिफरेंट पोइम्स में ग्रीक रेफरेंसेस दिए हैं। उसने अपनी एक पोइम लिखी थी जिसका टाइटल ही जो है वो कुछ ऐसा था जिसका मतलब जो है वो जो कि एक ग्रेशियन नेम बनता है, आपके पास एक ग्रीक नेम बनता है। ठीक है,
तो अभी मेरे जहन से उसका नाम स्किप हो गया, ठीक है। तो वो जो पोएम है उसमें हमें इसी तरह से जो है वो ग्रीक रेफरेंसेस जो है वो शैले की पोइट्री में भी मिलते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म भी जो है वो रोमांटिक पोइट्री का एक बड़ा जो है वो डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। और जो हमारे पास शैले है, शैले की पोइट्री में हमें बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म जो है वो मिलता है। और शैले की जो पोइट्री है उसका जो आइडियलिज्म है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 3 सब हेडिंग्स, ठीक है। इट कैन बी डिस्कस्ड इन द 3 सब हेडिंग्स, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म। अगर हम इन शॉर्ट में आपको बताऊं, इसको इतना इन डिटेल करने की ज़रूरत भी नहीं है। रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म में सिर्फ आप इतना बता दें कि रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म जो शैले में आया दैट वाज बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये काफ़ी होगा। देन द नेक्स्ट वन इज़ रिलीजियस आइडियलिज्म। हालांकि जो हमारे पास हमारा पोइट है शैले, ही वॉज अ रेबल, ठीक है, वो एक बागी था, बट ही वॉज नॉट एन एथिस्ट, ठीक है, वो कोई धैर्या नहीं था। ही वॉज नॉट द वन हु डिडंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, खुदा पर वो यकीन रखता था और वो खुदा को एक सुप्रीम पावर, एक सुपर पावर समझता था। और ही थॉट दैट द गॉड इज़ सुप्रीम, ठीक है। और क्या है कि वो जो है खुदा को एक इनफाइनाइट जो पावर है उसके तौर पर लेता था, ठीक है। और इनफाइनाइट इज समथिंग दैट कैन नेवर एंड, यानी खुदा का वजूद जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपके पास इसमें जो है ना इसका हमारे पास एक और टाइप है इसकी इसके आइडियलिज्म की जो कि है जी इरोटिक आइडियलिज्म। और उसमें क्या है, उसमें उसने लव, ब्यूटी और नेचर के बारे में बात की है, ठीक है। और वो ब्यूटी को जो है वो एक इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कहता है, नेचर को जो है वो हीलिंग, वो समझता है कि हीलिंग पावर है नेचर के पास, और नेचर जो है वो हीलर है। और नेचर में जब आप जाते हो तो वो जिस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप जाते हो वहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको वो जो है एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, आपको सूद करती है नेचर और आपको हील करती है नेचर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिविटी। जी, दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड द अदर वन इज सब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, एक ऐसी अप्रोच जिसमें आप जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है उसको आप एज इट इज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, उसमें आपकी कोई पर्सनल ओपिनियन शामिल नहीं है, कोई आपका इमोशनलिज्म शामिल नहीं है, कोई आपकी इमोशनल थॉट्स शामिल नहीं है, आप बाइस्ड नहीं होते, आप जो जिस तरह से आपके सामने रियलिटी प्रेजेंट हो रही है आप उसी तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्टिव अप्रोच है उसमें क्या होता है, उसमें आपका राइटर जो है जो चीज़ एक्सप्रेस करता है उसमें उसके पर्सनल इमोशंस, पर्सनल थॉट्स, पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है, उसके अपने सेंटिमेंट्स भी जो है वो शामिल होते हैं। तो अब जो हमारे पास रोमांटिक पोइट्री है उसका एक बड़ा मेजर फीचर है सब्जेक्टिविटी, क्योंकि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं दे वर ऑल सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि रोमांटिक पोइट्री जिस वक्त की जा रही थी, यानी रोमांटिक एरा में क्या था कि मैन वॉज गिवन द इम्पोर्टेंस, और सारे लोग जो है वो मैन के बारे में बात कर रहे थे। और जो हमारे पोइट्स थे दे वर फ्री टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, दे वर फ्री टू एक्सप्रेस देयर विल, ठीक है। और वो अपनी पोइट्री के अंदर जो भी अपना थॉट था वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी जो है वो हमारे यहाँ पे इसमें रोमांटिक पोइट्री में हमें नज़र आती है कि जो भी हमारे पोइट्स थे वो जिस तरह से भी फील करते थे वैसा वो एक्सप्रेस करते थे। दे वर नॉट बाउंड टू एक्सप्रेस द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द लॉ और द रूल, यानी कुछ ऐसा नहीं था कि आप गवर्नमेंट आप जो हो वो गवर्नमेंट ने आपको बाउंड कर रखा है, या आप जो हो वो सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपना जिस तरह का सोच रहे हो, जिस तरह का आपको समझ आ रहा है, आप उस तरह से जो है अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर दे सकते थे। मीन्स टू से फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज देयर। तो हमारे जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो भी अपनी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाते थे, जिस तरह से वो चीज़ों को फील करते थे, जिस तरह से वो महसूस करते थे, उस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस कर देते थे। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है आता है मेलनचोली। जी, मेलनचोली बेसिकली क्या है, एक
स्टेट ऑफ सैडनेस है। और मेलनचोली भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे पास रोमांटिक पोइट्री का। जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि वो एक स्टेट ऑफ सैडनेस में जाते हैं, और वो मेलनचोली का स्टेट उन पर कभी भी आ सकता है, ठीक है। वो एक स्टेट ऑफ सैडनेस में जाते हैं, और उस स्टेट ऑफ सैडनेस में जाकर वो जो है वो अपने बड़े ग्रेट वर्क्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और एक उदासी वाली उनके ऊपर जो है वो कैफियत तारी हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी वो अपना काम करना नहीं छोड़ते, ठीक है। और वो उस उदासी वाली कैफियत में, उस सैडनेस की स्टेट में भी अपने जो बड़े ग्रेट वर्क्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्लेक है उसने अपने बहुत ग्रेट वर्क्स को जो है वो स्टेट ऑफ मेलनचोली में जो है वो प्रोड्यूस किया है। उसके अलावा स्टेट ऑफ मेलनचोली इनके डिफरेंट पोइम्स में जो है हमें वो रिवील होती हुई भी नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल आप कीट्स को देख लें, कीट्स में क्या है कि कीट्स ने जो है वहाँ पर अपनी जो पोइम उसने ऑड टू नाइटिंगेल लिखी है, उसमें वो कहता है कि मैं जो हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो हूँ मैं बड़ा सैड हूँ, और मैं जो इस दुनिया से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि कीट्स के उसी वक्त कीट्स के जो ब्रदर और मदर थी उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो वो एक स्टेट ऑफ मेलनचोली में था, स्टेट ऑफ सैडनेस में था। तो वो कहता है कि यहाँ इस दुनिया में तो जो भी लोग रहते हैं वो बीमार हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं और बीमारी से मर जाते हैं या बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो तुम जो नाइटिंगेल हो मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जाओ, और मैं इसलिए मैं तुम्हारी खुशी से जो हूँ वो नाखुश नहीं हूँ, और मैं जो हूँ तुम अगर उड़ रहे हो तुम खुश हो तो मैं इस बात पर खुश हूँ, लेकिन तुम भी मुझे अपनी वर्ल्ड में ले जाओ ताकि मैं इस जो दुनिया है जहाँ पर लोग मर रहे हैं, जहाँ पर बीमारी है और जहाँ पर बुढ़ापा है, मैं उस दुनिया से जो है वो निकल जाऊँ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो ब्लेक है, ब्लेक ने भी अपनी काफ़ी सारे वर्क्स जो हैं उनको स्टेट ऑफ सैडनेस में जो है वो प्रोड्यूस किया। इसी तरह हमारा जो पोइट है शैलेव ने जब अपनी पोइम लिखी ओड टू वेस्ट विंड, उसमें हमें नज़र आता है कि वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं एक मेरी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से है जैसे मेरी ज़िंदगी कांटों भरी है, और मैं जो हूँ वो ब्लीड कर रहा हूँ, और ए हवा ए वेस्ट विंड तुम मुझे क्लाउड बनाकर, तुम मुझे कोई लीफ बनाकर अपने साथ जो है वो उड़ा कर ले जाओ ताकि मैं इस स्टेट ऑफ सैडनेस से जो है वो निकल सकूं। तो ये सारा जो मेलनचोली जो है वो रिवील हो रही है हमारे पास इनकी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनमें। तो आप ये जो पॉइंट्स के मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, इनका टेक्स्ट जो है आपको जहाँ से आसान लगे वो वाली लाइन्स आप अपने क्वेश्चन में जो है वो कोट कर दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनेशन। जी, इमेजिनेशन जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है रोमांटिक पोइट्री का, ठीक है। इमेजिनेशन क्या है आपका? बेसिकली एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव फीचर है जिसके मुताबिक क्या है कि आप एक अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाते हो, आप इस वर्ल्ड ऑफ रियलिटी से निकल कर अपनी एक तसव्वुराती दुनिया बनाते हो, और जो जिसका इस दुनिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। पोइट जो है वो हमेशा एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाने की जो है सलाहियत रखता होता है, और उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाकर वो अपने जो वर्क्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, जैसा वो फील करता है वैसा वो जो है वो बता देता है, ठीक है। इसी तरह जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें भी ये चीज़ है कि वो अपनी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाते थे जो कि इस दुनिया से बहुत जो है वो बेहतर भी थी और बहुत अलग भी थी, और वो जो है हार्श रियलिटीज़, बिटर रियलिटीज़ से इस दुनिया की जो टेंशन्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो ट्रबल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से निकल कर अपने जो वर्क्स हैं उनको प्रोड्यूस करते थे। और वो जो थोड़ा सा टाइम वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में गुजारते थे वो उनकी जो होल डे उनका होता था, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ देयर होल डे, क्योंकि उस वक्त उनको कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस जो है वो नहीं होता था। जी, नेक्स्ट हमारे पास है लव ऑफ नेचर। लव ऑफ नेचर, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें हमें ये नज़र आएगा कि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं दे वर ऑल इन डीप लव ऑफ नेचर, ठीक है। और दे लव्ड नेचर डीपली, और बहुत ज़्यादा उनको जो है वो नेचर जो है वो पसंद थी, ठीक है। और जो रोमांटिक पोइट्री है उसमें हमें जो है वो नेचर का जो थीम है वो एक मेजर थीम के तौर पर नज़र आता है। नेचर जो है वो हमें एक मेजर थीम के तौर पर नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो डिफरेंट पोइट्स हैं उन्होंने डिफरेंटली जो है नेचर को ट्रीट किया है। कोई नेचर को जो है वो सुप्रीम पावर समझता है, कोई नेचर को जो है वो मैन से तशबीह देता है, कोई जो है नेचर को एक स्पिरिट समझता है, कोई नेचर को जो है वो गॉड से तशबीह देता है और गॉड का जो है वो अक्स समझता है, ठीक है। कोई जो है वो नेचर के इंटरनल एक्सपेक्ट ऑफ नेचर पे कोई बात करता है, कोई एक्सटर्नल एक्सपेक्ट ऑफ नेचर पे बात करता है, तो कोई जो है वो मूविंग एक्सपेक्ट ऑफ नेचर पे बात करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास शैले हैं,
शैले जो हैं वो मूविंग एक्सपेक्ट ऑफ नेचर पे बात करते हैं, जैसे क्लाउड हो गया, जैसे स्काईलार्क हो गया, वेस्ट विंड हो गया, ये सब जो है मूविंग एक्सपेक्ट है नेचर, हिल मूव कर रहे हैं तो हिल जुल रहे हैं, तो इन पर जो है वो शैले ने बात की है। उसके अलावा नेचर को जो है शैले जो है वो हीलिंग पावर है उसमें, ये बात वो समझते हैं। जिस तरह वेस्ट विंड की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा डिस्ट्रॉयर भी है और हीलर भी है। इसी तरह से जो है हमारे पास जो लेक पोइट्स हैं जिनमें हमारे पास वर्ड्सवर्थ शामिल है। जो भी पोइट्स लेक डिस्ट्रिक्ट पर रहा करते थे उनको जो है वो लेक पोइट्स कहा जाता है, जिसमें एस.टी. कोलरिज, साउदी और आपके पास वर्ड्सवर्थ वगैरह शामिल है। ठीक है, तो अब वर्ड्सवर्थ जो है उसकी जो पोइम हमने पढ़ी थी टिंटन एबे में क्या है कि वो पहले भी वहाँ विजिट कर चुका है, लेकिन वो दोबारा टिंटन एबे आया है और वो कहता है कि हाँ 5 साल गुजर गए, 5 years have passed, 5 summers have passed, 5 winters have passed। ठीक है, और वो जो है वो कहता है कि मैं यहाँ आया था और कितना प्यारा जो है वो नेचर था। और वो जो हमारा वर्ड्सवर्थ है वो वैसे ही जो है वो पसंद नहीं करता जो हमारे पास शहर की दुनिया है, रूरल लाइफ है, उसको जो है वो पसंद नहीं करता। और वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं एक जो विलेज लाइफ है उसमें जाना चाहता हूँ। और वो जब वहाँ पढ़ते भी थे, हमारे जो पोइट हैं वर्ड्सवर्थ, वो जब वहाँ पढ़ते थे तो वो वहाँ सिटी से निकल कर बाद में जो है वो अपने जो समर्स हैं, समर वेकेशन हैं, वो आकर वो गांव में गुजारा करते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में आकर गुजारा करते थे। और उनकी जो बहन है वो भी उनके साथ हुआ करती थी। और वो जो है वो कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं तो बेहतर समझता हूँ उस बात को कि मैं जो हूँ नेचर में चला जाऊँ। और वो कहता है कि ये जो दुनिया है, जो शहरी दुनिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सी वर्ल्ड है, तो मैं जो हूँ मैं अपना वहाँ चला जाऊँ। और वहाँ बैठ कर फिर वो जो है उन्होंने डिफरेंट अपने जो वर्क्स हैं उनको जो है वो प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो ब्लेक है, ब्लेक ने भी जो नेचर को है वो बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो ट्रीट किया है। और ब्लेक कहते हैं कि जहाँ पर नेचर अगर नेचर जो है वो नहीं है तो फिर मैन भी नहीं है, यानी जहाँ मैन नहीं है नेचर में, वहाँ नेचर जो है वो बैरन हो जाती है। ठीक है, और वो उसको एक जो है वो मिस्टिकली जो है वो ट्रीट करते हैं, रिलीजियस वे में नेचर को जो है वो ट्रीट करते हैं। और वो कहते हैं कि नेचर जो है दैट इज़ द शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, उनको खुदा का अक्स नज़र आता है नेचर में। ठीक है, और वो इसीलिए मैन के अंदर भी जो है वो डिवाइन क्वालिटीज़ यानी खुदा की जो क्वालिटीज़ हैं, लव, पीस, ब्यूटी, ठीक है, उनको जो है वो फील करते हैं। ठीक है, लव, ब्यूटी, पीस एंड मर्सी। ठीक है, और वो उन सब क्वालिटीज़ को जो है वो मैन में वो जो है फील करते हैं। तो नेचर जो है वो एक बहुत मेजर थीम के तौर पर आ रही है। फॉर एग्जांपल स्काईलार्क जो है, स्काईलार्क की अगर हम बात करें तो वो नेचर में ही है ना, वो उड़ता फिर रहा है और वो उसको देख रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। वेस्ट विंड जो है वो नेचर में ही है, हवा चल रही है, इधर उधर पत्ते उड़ रहे हैं, वो उसको डिस्ट्रॉयर के तौर पर देख रहा है, हीलर के तौर पर देख रहा है। फिर क्लाउड जो है, क्लाउड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेचर का। ठीक है, और क्लाउड जो है वो फिर नेचर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके थ्रू ही जो है हमारी जो प्लांट्स हैं वो नरिश हो रहे हैं। उसके अलावा वो एक मदर के तौर पे के तौर पर रोल अपना प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये नेचर के एलिमेंट्स जो हैं, इनको जो है रोमांटिक पोइट्स ने जो है अपनी पोइट्री में जो है वो ऐड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर नेचुरलिज्म। जी, तो सुपर नेचुरलिज्म जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, सुपर नेचुरलिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू आपके जिसमें आप सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को जो है वो अपनी पोइट्री के अंदर ऐड करते हो। तो जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने भी अपनी पोइट्री में जो है क्लासिकल पोइट्स की तरह जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को जो है ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल शैले की जो पोइम है उसमें उसकी जो पोइम है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, उसमें आपको क्या नज़र आएगा कि जो पोइम है ना उसमें आप ये देखोगे कि स्पीकर जो है ही सर्चिंग फॉर द घूस और स्पिरिट्स वगैरह जो हैं आपको रोमांटिक पोइट्स की पोइट्री में जो है वो नज़र आती हैं। उसके अलावा जो क्लासिकल पोइट्री थी, जिस तरह उसमें होता था ना कि किसी न किसी म्यूज़ को जो है वो पोइट्री से पहले इन्वोक किया जाता था, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नज़र आते थे। फॉर एग्जांपल फेरी क्वीन में आपने बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को जो है वो देखा।
तो इसी तरह से जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और सुपर नेचुरलिज्म जो है वो हमारे रोमांटिक पोइट्स में और रोमांटिक पोइट्री में भी जो है वो हमें नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको एंड पर कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड अबव आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक पोइट्री। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन द वीडियो, डू लेट मी नो ऑन विच टॉपिक शुड आई मेक द नेक्स्ट वीडियो। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा। उसके अलावा मैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री जो है उस पर भी एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर कवर करूँगी। और ये जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स के लिए भी एनफ मटेरियल है, ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी एनफ मटेरियल है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा जितने भी स्लाइड्स हैं इन सब के आप स्क्रीनशॉट्स ले लें और अपने पास क्वेश्चन को बाकायदा नोट कर लें, तो आपके पास एक जो है वो विद मटेरियल आपके पास एक रेडी क्वेश्चन जो है वो भी आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।